नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक काफ़ी अहम और आजकल चर्चित मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। मुद्दा है शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीईटी। उसकी अनिवार्यता को ख़त्म करने की मांग उठ रही है, लेकिन ये मांग सभी शिक्षकों के लिए नहीं है। ये खास तौर पर उन विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने से पहले हुई थी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये मांग सिलेक्टिव है। बिल्कुल। और लगता है ये मुद्दा हजारों शिक्षकों की, आप कह सकते हैं, रोजी रोटी और भविष्य से जुड़ा हुआ है। जाहिर है। और वो अपनी बात मनवाने के लिए काफी संगठित प्रयास भी कर रहे हैं। हमारे पास इसी पर आधारित एक हालिया समाचार रिपोर्ट है। अच्छा। जिसमें विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अभियान का जिक्र है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद है कि इस मांग के पीछे के तर्क क्या है, क्यों ये मांग उठ रही है। सही। और ये शिक्षक अपनी आवाज कैसे उठा रहे हैं और इस पूरे मामले के मतलब व्यापक मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ सतही जानकारी तक ही न रहें, मतलब इसकी कानूनी, प्रशासनिक और मानवीय पहलू क्या है। हाँ बिल्कुल, उनको भी समझें, क्योंकि ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक कानून जो शायद अच्छी नीयत से लाया गया शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, वही उन लोगों के लिए एक चुनौती बन गया जो उस कानून के आने से पहले से ही सिस्टम का हिस्सा थे। सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अभियान चला कौन रहा है, मतलब नेतृत्व कौन कर रहा है। हाँ। रिपोर्ट में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का नाम तो साफ तौर पर है जी। और उनके प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान, उनका भी जिक्र है। और इनकी मुख्य मांग, जैसा हमने शुरू में कहा, टीटी के अनिवार्यता से छूट पाना है। हाँ। क्या आप इस मांग के आधार को थोड़ा और समझा सकते हैं? मतलब ये शिक्षक आखिर किस बिना पर ये छूट मांग रहे हैं? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इनकी मांग का जो आधार है वो कानूनी है। अच्छा। ये शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को सीधे तौर पर चुनौती नहीं दे रहे हैं जिसमें सामान्य रूप से शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया, बल्कि वो आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23(1) का हवाला दे रहे हैं। धारा 23(1)। हाँ, उनका तर्क ये है कि भाई जब हमारी नियुक्ति हुई थी उस वक्त टीईटी की शर्त लागू नहीं थी। ठीक है। आरटीई एक्ट तो 2009 में लागू हुआ और उसके बाद टीईटी की अनिवार्यता आई। हाँ। तो उनका कहना है कि कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव से, मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली, उन पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, यानी जो नियम उनकी नियुक्ति के बाद बना वो उन पर लागू न हो। बिल्कुल। ये एक तरह से कह सकते हैं ग्रैंडफादर क्लॉज जैसी मांग है कि पुरानी स्थिति बनी रहे। ये तो वाकई कानूनी व्याख्या का मामला बन जाता है कि नए नियम पुरानी नियुक्तियों पर लागू हो या नहीं। हाँ, ये पेचीदा है। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी हालिया गतिविधियां क्या हैं? रिपोर्ट में जिक्र है कि एसोसिएशन के सदस्य हाल ही में श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा से मिले हैं। जी। और सिर्फ मिले ही नहीं है, उन्होंने सांसद को एक ज्ञापन भी दिया है और वो ज्ञापन सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित है। ओहो। ये अपने आप में एक अहम बात है। हाँ, ये बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि वो इस मुद्दे को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये रणनीति यही दिखाती है कि वो समाधान के लिए बिल्कुल टॉप लेवल पर हस्तक्षेप चाहते हैं। और इस मुलाकात में सांसद की जो प्रतिक्रिया रही, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्या प्रतिक्रिया थी? सांसद ने इस मुद्दे को सिर्फ श्रावस्ती या यूपी तक का नहीं माना, उन्होंने इसे एक राष्ट्रव्यापी प्रकरण कहा है। राष्ट्रव्यापी प्रकरण, ये शब्द तो काफी वजनदार है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि सांसद भी मानते हैं कि ये समस्या सिर्फ कुछ हजार शिक्षकों की नहीं, बल्कि देश भर में लाखों शिक्षकों को प्रभावित कर सकती है या शायद कर रही है। हाँ, और सांसद का ये कहना, आप देखिए, इस मुद्दे को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। उन्होंने ये भी कहा, आश्वासन दिया है कि वो खुद प्रधानमंत्री से मिलकर इस समस्या पर बात करेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा। अब देखिए, किसी सांसद का, खासकर अगर वो सत्ता पक्ष से जुड़े हों या प्रभावी हों, उनका ऐसा आश्वासन मिलना हाँ। प्रदर्शन कर रहे समूह के लिए एक तरह से मोरल बूस्टर का काम करता है। ये तो है। हालांकि ये आश्वासन असल में कितना नतीजा लाता है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। आश्वासन अपनी जगह है और उसका अमल में आना अपनी जगह, लेकिन राजनीतिक स्तर पर कम से कम इस तरह की पहचान मिलना भी अभियान के लिए एक कदम आगे है। निश्चित तौर पर। अच्छा, तो क्या ये शिक्षक सिर्फ सांसदों से मिलने पर ही मतलब निर्भर है या अपनी बात पहुंचाने के और भी तरीके अपना रहे हैं?
नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जनप्रतिनिधियों के भरोसे बैठे हैं। एक और कोशिश साथ साथ चल रही है। क्या? बताया गया है कि शिक्षक सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और शिक्षा मंत्रालय को भी पत्र लिख रहे हैं। अच्छा। अपनी समस्या और मांग विस्तार से बता रहे हैं। यानी एक तरफ संसदीय रास्ता, हाँ, और दूसरी तरफ सीधे एग्जीक्यूटिव के टॉप लेवल को अप्रोच करना। बिल्कुल। ये तो एक सोची समझी मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी लग रही है। बिल्कुल, ये एक आम और काफी प्रभावी तरीका माना जाता है। देखिए, अलग अलग स्तरों पर बात रखने से क्या होता है कि मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहता है। जनप्रतिनिधि संसद में या बाहर सवाल उठा सकते हैं और जो सीधे पत्र भेजे जाते हैं वो प्रशासनिक स्तर पर मामले को रिकॉर्ड पर लाते हैं। सही। तो इससे एक लगातार दबाव बनाने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि एसोसिएशन जो है वो सिर्फ एक रास्ते पर नहीं चल रहा, बल्कि जितने भी संभावित रास्ते हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो प्रयास है, क्या ये सिर्फ श्रावस्ती जैसे कुछ इलाकों तक ही सीमित है या इसका दायरा और भी बड़ा है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि मुद्दे कुछ जिलों में शुरू होकर वहीं खत्म हो जाते हैं। नहीं, ये रिपोर्ट इस बात को काफी साफ करती है। ये अभियान सिर्फ श्रावस्ती या आसपास के कुछ जिलों तक का नहीं है। इसका फैलाव उत्तर प्रदेश के काफी बड़े हिस्से में है। अच्छा। रिपोर्ट में बाकायदा कई जिलों के नाम दिए गए हैं जहां के शिक्षकों ने या तो अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे हैं या फिर सीधे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजे हैं। कौन कौन सी जिले हैं इसमें? देखिए, सूची काफी लंबी है। इसमें गोंडा है, बलरामपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात, अंबेडकर नगर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, शामली, सहारनपुर। अरे वाह। श्रावस्ती तो है ही, जहां सांसद से मुलाकात हुई। कानपुर नगर, उन्नाव, बांदा, हमीरपुर और प्रयागराज भी शामिल है। बाप रे, इतने सारे जिले! ये तो साफ तौर पर एक बहुत ही संगठित और व्यापक प्रयास की तस्वीर लग रही है। बिल्कुल। ये कोई छोटा मोटा स्थानीय विरोध नहीं, बल्कि एक राज्यव्यापी कोऑर्डिनेटेड अभियान जैसा महसूस हो रहा है। हाँ, इतने सारे जिलों से एक ही मांग का उठना यही बताता है कि समस्या की जड़ें गहरी हैं। और प्रभावित शिक्षकों की संख्या भी अच्छी खासी होगी। जाहिर है, ये जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, ये इस बात का संकेत है कि एसोसिएशन अपने सदस्यों को लामबंद करने में, मोबिलाइज करने में सफल रहा है। और संदेश साफ तौर पर नीचे तक पहुंचा है। ये सिर्फ लखनऊ या दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं की मांग नहीं है, सही, बल्कि प्रदेश के अलग अलग कोनों में काम कर रहे शिक्षकों की ये सामूहिक आवाज है। रिपोर्ट में श्रावस्ती में जो सांसद को ज्ञापन दिया गया, उसमें शामिल कुछ शिक्षकों के नामों का भी उल्लेख है। अरुण कुमार, विनोद तिवारी, धर्मेंद्र शुक्ला, राहुल सुमन, महेंद्र सिंह गुर्जर। इन नामों को शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण लगता है आपको? देखिए, ये नाम जो हैं वो जमीनी स्तर पर जो गतिविधियां हो रही है उसका सबूत है। अच्छा। ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ एसोसिएशन के पदाधिकारियों का ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आम शिक्षक भी इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। अपने प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। किसी भी अभियान की ताकत अक्सर इसी ग्रासरूट पार्टिसिपेशन से तय होती है। बिल्कुल। और ये नाम उस मानवीय पहलू को भी सामने लाते हैं कि ये जो नीतियां हैं, नियम हैं, ये असल इंसानों को, उनके करियर को, उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। सही बात है। तो अब अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखें, मतलब एसोसिएशन का नेतृत्व, उनकी स्पष्ट मांग, उसका कानूनी आधार, सांसद से मुलाकात, उनका वो राष्ट्रव्यापी प्रकरण कहना, इतने सारे जिलों में फैला हुआ अभियान, सीधे पत्र लिखना और जमीनी स्तर पर शिक्षकों की भागीदारी, तो इसका विश्लेषण कैसे करें? ये सब हमें क्या बताता है? हाँ, देखिए, यहाँ कई दिलचस्प परतें खुलती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मामला शैक्षिक योग्यता के जो बदलते मानक हैं और जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनकी सेवा शर्तों के बीच का एक क्लासिक तनाव है, उसे उजागर करता है। अच्छा। अब देखिए, टीईटी जैसी परीक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार या जो नियामक संस्थाएं हैं वो समय समय पर ऐसे मानक लाती हैं ताकि शिक्षण का स्तर सुधरे। लेकिन फिर उन लोगों का क्या जो इन नए मानकों के आने से पहले से ही उस व्यवस्था में काम कर रहे थे? बिल्कुल, यहीं पर पेंच है। ये शिक्षक यही तर्क दे रहे हैं कि भाई हम सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास अनुभव है। और जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब टीईटी जैसी कोई शर्त ही नहीं। सही। अब अचानक उनसे ये अपेक्षा करना उनके लिए न सिर्फ मुश्किल हो सकता है, बल्कि शायद उन्हें अन्यायपूर्ण भी लगे। हाँ, ये भी हो सकता है। तो ये सही और गलत का सीधा मामला नहीं है, ये दो अलग अलग सिद्धांतों का टकराव है, कह सकते हैं। एक तरफ मानकीकरण और गुणवत्ता, दूसरी तरफ स्थापित अधिकार और अनुभव। और इसमें वो कानूनी व्याख्या वाला पहलू भी है, जैसे आपने शुरू में बताया था। हाँ, बिल्कुल। आरटीई एक्ट की धारा 23(1) की व्याख्या कैसे की जाए,
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इन विशिष्ट शिक्षकों पर कितना और कैसे असर पड़ता है, ये कानूनी बहस का मुद्दा बन सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कानून में नए प्रावधान आते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या ये मौजूदा व्यवस्था पर भी लागू होंगे या सिर्फ भविष्य की नियुक्तियों पर। हाँ, ये सवाल तो उठता है। और इस मामले में शिक्षक स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि ये उन पर लागू न हो। उस राष्ट्रव्यापी प्रकरण वाली बात पर लौटते हैं। सांसद के ऐसा कहने के क्या मायने हो सकते हैं? क्या वाकई ये मुद्दा सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हो सकता है, और इसकी संभावना है कि देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसी स्थिति हो। अच्छा। जहां आरटीई एक्ट लागू होने से पहले शिक्षक नियुक्त हुए हों और अब उन पर टीईटी और उसके जैसी कोई और योग्यता का दबाव हो। अगर मान लीजिए यूपी के इन शिक्षकों को छूट मिलती है तो ये दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर, एक प्रेसिडेंट बन सकता है। हाँ, ये तो है। या फिर हो सकता है सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति बनाने पर विचार करे ताकि इस तरह की जो विसंगतियां हैं वो दूर हो। अच्छा। तो सांसद का बयान इस मुद्दे को स्थानीय दायरे से निकालकर एक राष्ट्रीय नीतिगत बहस के केंद्र में लाने की क्षमता रखता है। और शिक्षकों की रणनीति के बारे में क्या कहेंगे? ये ज्ञापन, पत्र, मुलाकातें, क्या ये कारगर हो सकती हैं? देखिए, ये दबाव बनाने की एक पारंपरिक और आजमाई हुई रणनीति है। एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय होना, यानी विधानमंडल, सांसद विधायक, कार्यपालिका, मंत्रालय, पीएमओ और सार्वजनिक मंच जैसे मीडिया या पत्र, इससे मुद्दे को लगातार जिंदा रखा जा सकता है। ठीक है। इससे नीति निर्माताओं पर विचार करने का दबाव बनता है। हालांकि इसकी सफलता कई बातों पर निर्भर करेगी। सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है और इस मांग के संभावित वित्तीय और प्रशासनिक प्रभाव क्या होंगे। हाँ, ये सब फैक्टर्स तो होंगे ही। लेकिन ये निश्चित है कि शिक्षक अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे मामले का शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? अगर मान लीजिए इन्हें छूट मिलती है या नहीं मिलती है, दोनों ही सूरतों में। ये भी एक सोचने वाला पहलू है। अगर छूट मिलती है तो जो नए शिक्षक हैं जिनको टीईटी पास करना अनिवार्य है, उनके मन में सवाल उठ सकता है। हाँ, कि उनके लिए क्यों अनिवार्य है? बिल्कुल। क्या इससे दोहरे मापदंड स्थापित होंगे, ये सवाल उठेगा। कि भविष्य का क्या होगा? क्या उन्हें सेवा से बाहर किया जाएगा या कोई और रास्ता निकाला जाएगा? हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। इसका असर शिक्षकों के मनोबल पर पड़ेगा, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता पर पड़ेगा और शायद शिक्षा की जो निरंतरता है उस पर भी पड़ सकता है। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन साधने वाला काम है। ठीक है, तो संक्षेप में अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के विशिष्ट बीटीसी शिक्षक जो वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले हैं, वो आरटीई एक्ट 2009 से पहले नियुक्त होने के कारण टीईटी की अनिवार्यता से छूट की मांग कर रहे हैं। हाँ। वे अपनी नियुक्ति के समय के नियमों और आरटीई एक्ट की धारा 23(1) को इसका आधार बना रहे हैं। जी। उन्होंने हाल ही में श्रावस्ती के सांसद से मिलकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है और सांसद ने इसे राष्ट्रव्यापी प्रकरण माना है और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। सही। साथ ही प्रदेश के अनेक जिलों में शिक्षक सीधे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये एक व्यापक अभियान है। और ये पूरा घटनाक्रम हमें दिखाता है कि कैसे शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने के जो प्रयास होते हैं, हाँ। और जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके हितों के बीच एक तनाव पैदा हो सकता है। ये कानूनी व्याख्याओं, नीतिगत फैसलों और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन साधने की चुनौती को भी दिखाता है। ये सिर्फ एक परीक्षा या नियम का मामला नहीं है, बल्कि हजारों शिक्षकों के अनुभव, उनके भविष्य और पूरी शिक्षा व्यवस्था की जटिलताओं से जुड़ा मुद्दा है। और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न निकलता है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि जब समाज बदलता है, तकनीक बदलती है और उसके साथ शैक्षिक या व्यावसायिक मानक भी बदलते हैं, जैसे यहाँ टीईटी की अनिवार्यता आई, तो उन पेशेवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए जो इन बदलावों से पहले से उस क्षेत्र में स्थापित हैं और सालों से सेवा दे रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनके वर्षों के अनुभव को नई औपचारिक योग्यताओं के बराबर या कम से कम एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए? या फिर भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सभी के लिए एक समान मानक लागू करना ज्यादा जरूरी है, भले ही इससे कुछ लोगों को कठिनाई हो। खास तौर पर शिक्षा जैसे क्षेत्र में, जहां अनुभव और मानवीय संपर्क का भी अपना एक अलग महत्व है, इस संतुलन को कैसे साधा जाए? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद नहीं है और इस पर लगातार सोचने विचारने की जरूरत है।